नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में कहा, भारत अपनी जमीन का 1 इंच भी किसी को लेने नहीं देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, बुनियादी ढांचागत क्षेत्र में हो रहे परिवर्तन लोगों का जीवन आसान बनाएंगे। सरकार ने कहा, देश के कानूनों का उल्लंघन करने पर सोशल मीडिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने पुद्दुचेरी में चुनाव तैयारियों की समीक्षा की। उत्तराखंड के चमोली जिले में व्यापक बचाव अभियान फिर से शुरू। और महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा, पहला इंडिया टॉय फेयर स्वदेशी खिलौना उद्योग को मदद करेगा। समाचार संध्या में अतहर सईद के साथ मैं मुकेश कुमार। कोविड महामारी से देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत अपनी जमीन का 1 इंच भी किसी को नहीं देगा। उन्होंने कहा कि चीन के साथ निरंतर वार्ता से पेंगोंग झील के उत्तर और दक्षिणी तट पर तनाव समाप्त करने पर सहमति बन गई है। पूर्वी लद्दाख की वर्तमान स्थिति के बारे में आज लोकसभा में एक बयान में रक्षा मंत्री ने कहा कि इस संबंध में हुए समझौते में ये कहा गया है कि दोनों पक्ष चरणबद्ध और समन्वित तरीके से अपनी आगे की तैनाती को छोड़ देंगे। भारत ने चीन को हमेशा यह कहा है कि बाइलेटरल रिलेशन दोनों पक्षों के प्रयास से ही विकसित हो सकते हैं। साथ साथ ही सीमा के प्रश्न को भी बातचीत के जरिए ही हल किया जा सकता है, परंतु येलेशी पर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी में किसी प्रकार की प्रतिकूल स्थिति का हमारी बाइलेटरल टाइज पर बुरा असर पड़ता है। इससे चीन भी अच्छी तरह अवगत है। कई हाई लेवल ज्वाइंट स्टेटमेंट में भी यह जिक्र किया गया है कि एलएसी तथा सीमाओं पर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी कायम रखना बाइलेटरल रिलेशन के लिए यह अत्यंत आवश्यक है। सभापति महोदय, पिछले वर्ष से चीन के द्वारा उठाए गए कदमों के कारण पीस एंड ट्रैंक्विलिटी पर प्रतिकूल असर पड़ा है। इसके फलस्वरूप चीन और भारत के संबंधों पर भी प्रभाव पड़ा है। रक्षा मंत्री ने बताया कि पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी के साथ कुछ अन्य जगहों पर तैनाती और गश्त के मामले में अभी भी कुछ मुद्दे लंबित हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इन मुद्दों पर चीन के साथ आगे की चर्चा पर ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत की संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं होगा। भारत ने चीन को हमेशा यह कहा है कि बाइलेटरल रिलेशन दोनों पक्षों के प्रयास से ही विकसित हो सकते हैं। साथ साथ ही सीमा के प्रश्न को भी बातचीत के जरिए ही हल किया जा सकता है, परंतु येलेशी पर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी में किसी प्रकार की प्रतिकूल स्थिति का हमारी बाइलेटरल टाइज पर बुरा असर पड़ता है। इससे चीन भी अच्छी तरह अवगत है। कई हाई लेवल ज्वाइंट स्टेटमेंट में भी यह जिक्र किया गया है कि एलएसी तथा सीमाओं पर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी कायम रखना बाइलेटरल रिलेशन के लिए यह अत्यंत आवश्यक है। सभापति महोदय, पिछले वर्ष से चीन के द्वारा उठाए गए कदमों के कारण पीस एंड ट्रैंक्विलिटी पर प्रतिकूल असर पड़ा है। इसके फलस्वरूप चीन और भारत के संबंधों पर भी प्रभाव पड़ा है। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों ने चीन की ओर से एक तरफा कार्रवाई की चुनौतियों का जवाब दिया है और पेंगोंग झील के दक्षिण और उत्तर दोनों किनारों पर बड़ी बहादुरी और साहस का परिचय दिया है। उन्होंने कहा कि कई सामरिक क्षेत्रों की पहचान की गई है और हमारे सैनिक भारत के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण स्थानों पर तैनात हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान निर्धनों, किसानों, श्रमिकों और मध्यम वर्ग के भविष्य निर्माण का माध्यम बनता जा रहा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर भाजपा सांसदों को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। जब हमारा देश समर्थ होगा तभी तो हम दुनिया की सेवा कर पाएंगे, एकात्म मानव दर्शन को सार्थक कर पाएंगे। दीनदयाल उपाध्याय जी भी यही कहते थे। उन्होंने एक स्थान पे लिखा था, एक सबल राष्ट्र ही विश्व को योगदान दे सकता है। यही संकल्प आज आत्मनिर्भर भारत की मूल अवधारणा है। इसी आदर्श को लेकर ही देश आत्मनिर्भरता के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है।
कोरोना काल में देश ने अंत्योदय की भावना को सामने रखा और अंतिम पायदान पर खड़े हर गरीब की चिंता की। आत्मनिर्भरता की शक्ति से देश ने एकात्म मानव दर्शन को भी सिद्ध किया, पूरी दुनिया को दवाएं पहुंचाई और आज दुनिया को वैक्सीन भी पहुंचा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में हो रहे परिवर्तन नागरिकों का जीवन आसान बनाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया में भारत का कद तेजी से बढ़ रहा है और हर भारतीय को इस पर गर्व होगा। उन्होंने कहा कि हमारी राजनीति में देश के लिए नीति बनाना सर्वोपरि है। श्री मोदी ने कहा कि दीनदयाल उपाध्याय के आदर्श अब भी प्रासंगिक हैं और वे हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। हम जैसे जैसे दीनदयाल जी के बारे में सोचते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, उनके विचारों को पढ़ने का प्रयास करते हैं, हमें उनकी बातों में, उनके विचारों में हर बार एक नई ताजगी, एक नया दृष्टिकोण, एक नवीनता का अनुभव होता है। उनके विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक है जितने तब थे और आने वाले समय में भी उतने ही आवश्यक रहेंगे जितने आज है। श्री मोदी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्र प्रथम की विचारधारा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरा देश आत्मनिर्भर भारत के विचार से अवगत है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि देश में कानून का उल्लंघन करने वाले, फर्जी खबरें फैलाने और हिंसा को उकसाने में लिप्त सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। राज्यसभा में आज श्री प्रसाद ने कहा कि ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप और लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म का देश में लाखों लोग उपयोग करते हैं। उन्होंने कहा कि इन प्लेटफॉर्म को भारतीय संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। पुलिस को कार्रवाई करना पड़ता है तो कुछ माइक्रो ब्लॉगिंग कंपनियां उसके साथ खड़ी हो जाती हैं और जब यहां पर लाल किले पर हमला होता है जो भारत की गरिमा का प्रतीक है तो उसके विरोध में खड़ी हो जाती है। ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा, ये सारी कंपनियां जान लें। हम भारत के संविधान में फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन 19(2) में यह भी लिखा हुआ है इट इज सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन बिकॉज ऑफ सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। ये क्या मजाक है कि आप नरेंद्र मोदी मैसेकर ऑफ किसान हैशटैग करते हैं? इसका मतलब क्या है? आप वैमनस्य न फैलाएं, आप हिंसा न फैलाएं, झूठी खबरें न फैलाएं और भारत के संविधान और भारत के कानून का पालन करें। इसमें हम बहुत ही सख्त रहें। निर्वाचन आयोग का एक दल चुनाव तैयारियों का जायजा लेने के लिए आज शाम पुद्दुचेरी पहुंचा। एक रिपोर्ट। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा के नेतृत्व में 8 सदस्यीय दल ने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की और अपने विचार तथा सुझाव साझा किए। आयोग का दल जिला निर्वाचन अधिकारियों, पुलिस अधीक्षकों, पुडुचेरी के मुख्य चुनाव अधिकारी और पुलिस नोडल अधिकारी के साथ भी आज से चर्चा करेगा। कल आयोग का दल मुख्य सचिव, गृह सचिव, चुनाव संबंधी नियामक एजेंसियों तथा अन्य अधिकारियों के साथ चर्चा करेगा। पुडुचेरी से चंद्रमोहन की रिपोर्ट के साथ आकाशवाणी समाचार कक्ष से मैं आनंद प्रकाश सोनी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा है कि देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है। चेन्नई में 2 दिनों तक चुनाव तैयारियों की समीक्षा के बाद आज उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों के सभी अनुरोधों पर विधिवत विचार किया गया और उनकी विस्तृत समीक्षा की गई। उन्होंने कहा कि कुछ दल चाहते थे कि मतगणना मतदान के 1-2 दिन बाद ही कर ली जाए। श्री अरोड़ा ने कहा कि चुनाव 1 से अधिक राज्यों में होने हैं, इसलिए मतगणना एक समान तरीके से की जानी है। श्री अरोड़ा ने कहा कि अन्य राज्यों में चुनाव तैयारियों की समीक्षा के बाद चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की जाएगी। श्री अरोड़ा ने कहा कि चुनाव तारीखों की घोषणा करते समय त्योहारों और परीक्षाओं का ध्यान रखा जाएगा। उत्तराखंड के चमोली जिले में तपोवन टनल में फंसे लोगों की तलाशी और बचाव अभियान फिर से शुरू कर दिया गया है। वहां की ताजा स्थिति जानने के लिए आइए चलते हैं अपने संवाददाता सुशील चंद्र तिवारी के पास। सुशील, बचाव अभियान की ताजा स्थिति क्या है? आज दोपहर धौलीगंगा नदी में जलस्तर के बढ़ने की वजह से काम को लगभग 1 से 1.5 घंटे तक रोकना पड़ा। बचाव राहत अभियान दोनों रोका गया और पहाड़ों पर पीछे की तरफ, जैसा कि स्थानीय प्रशासन से हमें जानकारी मिली कि कुछ झील, ग्लेशियर और झील उद्गम स्थल पर नदियों के बने हुए हैं, जिसकी वजह से बड़ी बाढ़ का खतरा पैदा हो रहा था, जिसको प्रशासन ने मैन्युअली तोड़ा है और वहां से पानी रिलीज किया है, जिसकी वजह से जलस्तर बढ़ा। खोजी कुत्तों को भी लगाया गया है, लेकिन कीचड़ की वजह से उनको भी सर्च ऑपरेशन में ठीक से काम करने में मदद नहीं मिल पा रही, क्योंकि पानी और कीचड़ बहुत ज्यादा है। तो कुल मिलाकर के राहत और खोजबीन का काम चल रहा है, बचाव का काम चल रहा है, लेकिन अभी तक कोई सफलता नहीं मिल पाई है। धन्यवाद सुशील इस जानकारी के लिए।
कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि भारत दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। विश्व दलहन दिवस कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 5-6 वर्षों में देश में दलहन का उत्पादन 140 लाख टन से बढ़कर 240 लाख टन हो गया। कृषि मंत्री ने कहा कि ये किसानों, वैज्ञानिकों और केंद्र सरकार की किसान हितैषी नीतियों के कारण संभव हुआ है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में स्वदेशी बैटरी विकसित करने के लिए एकीकृत दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया है। श्री गडकरी ने एक समारोह में कहा कि देश आज इस क्षेत्र में विश्व में अग्रणी भूमिका निभाने की ओर है। श्री गडकरी ने कहा कि देश में स्थानीय स्तर पर लगभग 81% लिथियम आयन बैटरी कम लागत पर उपलब्ध हैं और इससे बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन के अवसर पैदा होते हैं। श्री गडकरी ने कहा कि शुरू में 1 करोड़ वाहन नई वाहन स्क्रैपिंग पॉलिसी के तहत चले जाएंगे, जिससे सस्ती एल्यूमीनियम, तांबा, रबर, स्टील की उपलब्धता होगी। केंद्र सरकार देश के पहले खिलौना मेले का आयोजन करेगी। ये मेला 27 फरवरी से 2 मार्च तक चलेगा। महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी, शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने संयुक्त रूप से आज नई दिल्ली में द इंडिया टॉय फेयर की वेबसाइट की शुरुआत की। इस अवसर पर श्रीमती ईरानी ने कहा कि प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने और खिलौना उत्पाद उद्योग को सुदृढ़ बनाने के लिए सरकार ने पिछले महीने पहले टॉयकेथॉन का आयोजन किया था। उन्होंने कहा कि हस्तनिर्मित खिलौने के क्षेत्र में 4000 उद्यम देश में मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि इस मेले से स्वदेशी खिलौना उद्योग को मदद मिलेगी। भारत सरकार के 6 मंत्रालय एकजुट होकर राष्ट्र का पहला टॉय फेयर आयोजित करने का संकल्प ले चुके हैं। लघु उद्योग हो या फिर विशाल कंपनी का स्वरूप हो, इस टॉय फेयर में अब तक 1000 से ज्यादा कंपनियों ने वाणिज्य मंत्रालय के सहयोग से अपना योगदान देना स्वीकार किया है। हमारे लघु उद्योग, कुटीर उद्योग और विशेषतः ट्रेडिशनल हैंडक्राफ्टेड टॉयज के हमारे शिल्पकारों को आपका समर्थन प्राप्त होगा। गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने कहा है कि टीकाकरण की प्रक्रिया पूरी होने और कोविड महामारी की स्थिति समाप्त होने के बाद नागरिकता प्रदान करने का काम किया जाएगा। आज पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में एक रैली में उन्होंने मतुआ समुदाय के सदस्यों को आश्वासन दिया कि वर्ष 2018 में भाजपा के वादे के अनुसार नागरिकता दी जाएगी। उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर मतुआ समुदाय को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सीएए से देश में मुसलमानों की नागरिकता प्रभावित नहीं होगी। गृहमंत्री ने कहा कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो शरणार्थी कल्याण योजना शुरू की जाएगी। इससे पहले उत्तरी बंगाल के कूच बिहार के रामलीला मैदान में एक जनसभा में गृहमंत्री ने कहा कि अगर भाजपा सत्ता में आई तो वह बंगाल को घुसपैठियों से मुक्त कर देगी। ये लड़ाई समग्र पूर्वी भारत को भारत के नक्शे पर फिर से एक बार गौरव दिलाने की लड़ाई है। ये लड़ाई समग्र पूर्वी भारत की गरीबी दूर करने की लड़ाई है। ये लड़ाई सीमाओं को सुरक्षित करने की है। ये लड़ाई घुसपैठियों को निकालकर बाहर करने की है। ये लड़ाई शरणार्थियों को नागरिकता देने की लड़ाई है। ये लड़ाई बंगाल को फिर से उद्योग, विद्या, अनुसंधान और देशभक्ति के क्षेत्र में सबसे ऊपर बिठाने की लड़ाई है। श्री शाह ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर राज्य की गरीब जनता को सुविधाओं से वंचित रखने का आरोप लगाया। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। ये आकाशवाणी है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में कहा, भारत अपनी जमीन का 1 इंच भी किसी को लेने नहीं देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, बुनियादी ढांचागत क्षेत्र में हो रहे परिवर्तन लोगों का जीवन आसान बनाएंगे। सरकार ने कहा, देश के कानूनों का उल्लंघन करने पर सोशल मीडिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने पुद्दुचेरी में चुनाव तैयारियों की समीक्षा की।
उत्तराखंड के चमोली जिले में व्यापक बचाव अभियान फिर से शुरू और महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा, पहला इंडिया टॉय फेयर स्वदेशी खिलौना उद्योग को मदद करेगा। अब प्रस्तुत है संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा। पहले लोकसभा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के दीपक रंजन। लोकसभा में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्वी लद्दाख में भारत चीन सीमा से जुड़े घटनाक्रम पर बयान दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि चीन के साथ पैंगोंग झील के उत्तर एवं दक्षिण किनारों पर सेनाओं के पीछे हटने का समझौता हो गया है और भारत ने इस बातचीत में कुछ भी नहीं खोया है। श्री सिंह ने बताया कि पैंगोंग झील क्षेत्र में चीन के साथ सेनाओं के पीछे हटने का जो समझौता हुआ है, उसके अनुसार दोनों पक्ष अग्रिम तैनाती, चरणबद्ध समन्वय और सत्यापन के तरीके से हटाएंगे। रक्षा मंत्री ने कहा कि अभी भी पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तैनाती तथा गश्ती के बारे में कुछ लंबित मुद्दे बचे हुए हैं, जिन्हें आगे की बातचीत में रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि हम अपनी 1 इंच जमीन भी किसी और को नहीं लेने देंगे। हमारे दृढ़ संकल्प का ही फल है कि हम समझौते की स्थिति पर पहुंच गए हैं। श्री सिंह ने कहा कि मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे रुख और अनवरत वार्ताओं के फलस्वरूप चीन के साथ पैंगोंग झील के उत्तर एवं दक्षिण किनारों पर सेनाओं के पीछे हटने का समझौता हो गया है। उन्होंने कहा कि इस बात पर भी सहमति हो गई है कि पैंगोंग झील से पूर्ण तरीके से सेनाओं के पीछे हटने के 48 घंटे के अंदर वरिष्ठ कमांडर स्तर की बातचीत हो तथा बाकी बचे हुए मुद्दों पर भी हल निकाला जाए। रक्षा मंत्री ने कहा कि पैंगोंग झील क्षेत्र में चीन के साथ सेनाओं के पीछे हटने का जो समझौता हुआ है, उसके अनुसार दोनों पक्ष अग्रिम तैनाती को चरणबद्ध तरीके से हटाएंगे। उन्होंने कहा कि चीन अपनी सेना की टुकड़ियों को उत्तरी किनारे में फिंगर 8 के पूरब की दिशा की तरफ रखेगा। इसी तरह भारत भी अपनी सेना की टुकड़ियों को फिंगर 3 के पास अपने स्थायी ठिकाने धनसिंह थापा पोस्ट पर रखेगा। उन्होंने कहा कि इसी तरह की कार्रवाई दक्षिणी किनारे वाले क्षेत्र में भी दोनों पक्षों द्वारा की जाएगी। राजनाथ सिंह ने कहा कि ये कदम आपसी समझौते के तहत बढ़ाए जाएंगे तथा जो भी निर्माण आदि दोनों पक्षों द्वारा अप्रैल 2020 से उत्तरी और दक्षिणी किनारों पर किया गया है, उन्हें हटा दिया जाएगा और पुरानी स्थिति बना दी जाएगी। रक्षा मंत्री ने कहा कि सेनाओं को पीछे हटाने के लिए आपसी समझौते के तहत तरीका निकाले जाने को लेकर वरिष्ठ कमांडर स्तर की 9 दौर की बातचीत भी हो चुकी है। उन्होंने कहा इसके अलावा राजनयिक स्तर पर भी बैठकें होती रही हैं। उन्होंने बताया कि भारतीय सेनाओं ने चीनी सेना की सभी चुनौतियों का डटकर सामना किया है तथा अपने शौर्य एवं बहादुरी का परिचय दिया है। उन्होंने कहा कि सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण कई क्षेत्रों को चिन्हित कर हमारी सेनाएं कई पहाड़ियों के ऊपर तथा हमारे दृष्टिकोण से उपयुक्त अन्य क्षेत्रों पर मौजूद हैं। श्री सिंह ने कहा कि सेनाओं ने इस बार भी ये साबित करके दिखाया है कि भारत की संप्रभुता एवं अखंडता की रक्षा करने में वे सदैव तत्पर हैं और अनवरत कर रहे हैं। वर्ष 2021-22 के बजट पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए कांग्रेस के राहुल गांधी ने कहा कि नए कृषि कानूनों से मंडियां खत्म हो जाएंगी, कुछ उद्योगपति जमाखोरी करेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि इन कानूनों के बाद देश का कृषि क्षेत्र उद्योगपतियों के हाथों में चला जाएगा। चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि इस बजट में आशा की किरण दिखती है और इसमें देश को आत्मनिर्भर बनाने के साथ ही नए भारत के निर्माण पर जोर दिया गया है। उन्होंने कहा कि ये बजट सशक्त भारत बनाने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच के अनुरूप है, जिसकी सभी वर्गों ने सराहना की है। ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी बजट पर तैयारी करके नहीं आए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता सदन एवं देश में भी कम रहते हैं, जिसका खमियाजा सामने आया है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस और कुछ अन्य दलों के लोग झूठ बोलकर किसानों को गुमराह कर रहे हैं। कांग्रेस के डॉक्टर के जया कुमार, बीजेपी के डॉक्टर संजय जायसवाल एवं अजय मिश्रा, सीपीआई के एम सेल्वराज, नेशनल कॉन्फ्रेंस के हसनैन मसूदी और अपना दल की अनुप्रिया पटेल ने भी चर्चा में भाग लिया। समाचार लिखे जाने तक बजट पर सदन में चर्चा जारी थी। अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं पीटीआई भाषा की मनीषा श्रीवास्तव। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज राज्यसभा में कहा कि पूर्वी लद्दाख की पैंगोंग झील के उत्तरी और दक्षिणी किनारों से सेनाओं को पीछे हटाए जाने को लेकर भारत और चीन के बीच सहमति बन गई है। श्री सिंह ने बताया कि पैंगोंग झील क्षेत्र में चीन के साथ सेनाओं को पीछे हटाने का जो समझौता हुआ है, उसके अनुसार दोनों पक्ष अग्रिम तैनाती, चरणबद्ध समन्वय और सत्यापन के तरीके से हटाएंगे। उच्च सदन में दिए गए एक बयान में रक्षा मंत्री ने ये बात कही। इसके बाद उच्च सदन में बजट पर चर्चा शुरू हुई।
कोरोना काल में उत्पन्न समस्याओं का बजट 2021-22 में कोई समाधान न होने का आरोप लगाते हुए विपक्षी दलों ने कहा कि इसमें आंकड़ों की बाजीगरी कर वास्तविक स्थिति को छिपाने का प्रयास किया गया है और आम जनता को राहत देने की कोई कोशिश न करते हुए निजीकरण पर जोर दिया गया है। वहीं सत्ता पक्ष ने बजट को विकासशील बताते हुए कहा कि इसमें सभी वर्गों और हर क्षेत्र पर ध्यान दिया गया है तथा आत्मनिर्भर भारत की दिशा में कदम बढ़ाए गए हैं। बजट पर चर्चा को आगे बढ़ाते हुए समाजवादी पार्टी के विशंभर प्रसाद ने कहा कि ये बजट केवल आंकड़ों की बाजीगरी है और वास्तविक स्थिति को इसमें नहीं दर्शाया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि बजट में उत्तर प्रदेश की अनदेखी की गई है। चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि इस बजट में आशा की किरण दिखाई देती है और इसमें देश को आत्मनिर्भर बनने के साथ ही नए भारत के निर्माण पर जोर दिया गया है। श्री ठाकुर ने कहा कि समाज के सभी वर्गों ने भी बजट की सराहना की और बाजार में इस पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दिखाई दी। उन्होंने कहा कि बजट के बाद शेयर बाजार में लगातार उछाल आया और सूचकांक में खासी वृद्धि दर्ज की गई। उन्होंने कहा कि ये बजट सशक्त भारत बनाने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच के अनुरूप है और इसे पूरी तरह से पारदर्शी बनाया गया है। जनता दल यूनाइटेड के रामचंद्र प्रसाद सिंह ने बजट को विकासशील बताते हुए कहा कि महामारी के इस दौर में इससे बेहतर बजट नहीं बन सकता था। उन्होंने कहा कि ये एक अहम तथ्य है कि पूरे देश में कोरोना काल में भुखमरी से कोई मौत नहीं हुई। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के इलामारम करीम ने बजट को बेहद निराशाजनक बताते हुए कहा कि देश क्या पूरी दुनिया ही अभूतपूर्व संकट का सामना कर रही है। ऐसे में बजट से बड़ी उम्मीदें थीं जो पूरी नहीं हो पाईं। राष्ट्रीय जनता दल के मनोज झा ने सरकार पर आंकड़ों की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि छोटे सीमांत किसानों के लिए बजट में कोई खास पहल नहीं की गई। कांग्रेस की पी चिदम्बरम ने बजट की आलोचना करते हुए कहा कि सरकार ने ये दिखाने की कोशिश की है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। वाईएसआर कांग्रेस के सुभाष चंद्र बोस पिल्ली, असम गण परिषद के वीरेंद्र प्रसाद वैश्य, भाजपा के अरुण सिंह, तृणमूल कांग्रेस के सिखेंदु शेखर राय, अन्ना द्रमुक के एम थम्बिदुरई, बीजू जनता दल के सुजीत कुमार, द्रमुक सदस्य टीकेएस इलान गोबन, माकपा की झरना दास वैद्य, शिवसेना के अनिल देसाई, शिरोमणि अकाली दल के नरेश गुजराल, तेलुगु देशम पार्टी के कनक मेदला रविंद्र कुमार और कांग्रेस सदस्य केसी वेणुगोपाल ने भी हिस्सा लिया। चर्चा अधूरी रही। इससे पहले उच्च सदन में शून्यकाल हुआ, जिसमें सदस्यों ने लोक महत्व से जुड़े विभिन्न मुद्दे उठाए। अभी आप संसद में हुई आज की कार्रवाई की समीक्षा सुन रहे थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। भारत में 26 दिनों के भीतर 70 लाख से अधिक लोगों को कोविड का टीका लगाया गया, जो विश्व में सबसे अधिक है। अमेरिका में ये काम 27 दिनों में और ब्रिटेन में 48 दिनों में संपन्न हुआ था। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में अब तक 70,17,000 से अधिक लोगों को कोविड टीका लगाया जा चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 4,05,000 से अधिक लोगों को टीका दिया गया। देश में कोविड टीका लगवाने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। मंत्रालय ने बताया है कि 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 65% से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों को टीका कोविड दिया जा चुका है। बिहार में सबसे अधिक 79% स्वास्थ्य कर्मियों को टीका दिया गया। देश में कोविड संक्रमण से ठीक होने वालों की दर 97.26% हो गई है। कल 11,000 से अधिक लोग कोविड से स्वस्थ हुए। मंत्रालय ने बताया कि अब तक इस बीमारी से 1,05,00,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। इस समय मरीजों की संख्या 1,42,562 है, जो कुल मरीजों का केवल 1.31% है। देश में कल संक्रमण के 12,923 नए मरीज सामने आए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल हुई 108 मौतों को मिलाकर अब तक 1,55,000 लोग इस महामारी का शिकार हो चुके हैं। मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटों में 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड से कोई मौत नहीं हुई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार देश की विभिन्न प्रयोगशालाओं में कल 6,99,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। अब तक 20,40,00,000 से अधिक कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग अपने फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। ये कार्यक्रम आज रात 9:30 बजे से FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है।
इस चर्चा में मुंबई के किंग एडवर्ड मेमोरियल अस्पताल के डीन डॉक्टर हेमंत देशमुख भाग लेंगे। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800-115767 और लैंडलाइन नंबर 0112331444 पर सवाल पूछ सकते हैं। आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News Alert पर #AskAIR के जरिए प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 मार्च को मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 का उद्घाटन करेंगे। जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि इस कार्यक्रम में 24 देशों के लगभग 20,000 प्रतिनिधि शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि 3 दिन के सम्मेलन में 400 से अधिक परियोजनाओं का प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए एक शक्तिशाली मंच प्रदान करने के साथ ही ज्ञान और अवसरों के आदान प्रदान के लिए सहभागी देश एक साथ आ रहे हैं। इस कार्यक्रम का आयोजन जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से फिक्की के साथ किया जा रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कल राष्ट्रपति भवन के वार्षिक उद्यानोत्सव का उद्घाटन करेंगे। मुगल गार्डन आम जनता के लिए 13 फरवरी से 21 मार्च तक सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुला रहेगा। रखरखाव के मद्देनजर मुगल गार्डन सोमवार को बंद रहेगा। एहतियाती उपायों के तहत इस साल आगंतुकों को केवल अग्रिम ऑनलाइन बुकिंग के माध्यम से ही गार्डन देखने की अनुमति होगी। गार्डन देखने के दौरान आगंतुकों को मास्क पहनने और सुरक्षित दूरी बनाए रखने जैसे कोविड दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाली महिला वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं की सराहना की है। विज्ञान के क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं और लड़कियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर अपने संदेश में श्री नायडू ने इस क्षेत्र में स्त्री पुरुष का अंतर पाटने का सभी से आह्वान किया। उन्होंने महिलाओं को इस क्षेत्र में करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली से जलाभिषेक अभियान के तहत मध्य प्रदेश में निर्मित लगभग 57,000 से अधिक जल संरचनाओं का उद्घाटन किया। भोपाल में वर्चुअल माध्यम से आयोजित इस कार्यक्रम में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हुए। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 51,532 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 15,173 दर्ज हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में ₹72.56 के स्तर पर आ गया। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में सोने का मूल्य 47,965 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। चांदी 68,950 रुपए प्रति किलो के स्तर पर पहुंच गई और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत $61 प्रति बैरल के आसपास बनी रही। अमेरिका के विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने वाशिंगटन में कहा है कि जम्मू कश्मीर पर अमेरिका की नीति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। पिछले 1 दशक में अमेरिकी कांग्रेस शोध सेवा की रिपोर्ट के अनुसार वाशिंगटन भारत के नजदीक आ गया है, जबकि पाकिस्तान के साथ संबंधों को अविश्वास के रूप में देखा जा रहा है। ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस टूर्नामेंट में राफेल नडाल, डेनियल मेडवेडेव, स्टेफानोस सिसिपास और आंद्रेई रूबलेव पुरुष सिंगल्स के तीसरे दौर में पहुंच गए हैं। दूसरी वरीयता प्राप्त स्पेन के राफेल नडाल ने अमेरिका के माइकेल मोइच को हराया। महिला वर्ग में एलिना स्वितोलिना, एशले बार्टी और कैरोलिना प्लिस्कोवा ने तीसरे दौर में जगह बनाई। कर्नाटक में बेंगलुरु के मल्लेश्वरम इलाके में एक जूस केंद्र में तरबूज और अनानास का जूस बनाने के बाद कोई कचरा नहीं निकलता है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जूस सेंटर चलाने वाले आनंद राज ने 12 साल के अपने रेडियो जॉकी के करियर को छोड़कर ये काम शुरू किया है। मल्लेश्वरम के साई बाबा मंदिर और काडू मल्लेश्वरा शिव मंदिर के बीच वाले दुकान में ईट राजा जूस शॉप स्वच्छ भारत अभियान का अहम समर्थक है। इस दुकान में जूस सर्व करने के लिए प्लास्टिक कप या स्ट्रॉ का उपयोग नहीं होता। फ्रूट जूस को खरबूजा, तरबूजा या अनानास के छिलके के कप में परोसा जाता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में कहा, भारत अपनी जमीन का 1 इंच भी किसी को लेने नहीं देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, बुनियादी ढांचागत क्षेत्र में हो रहे परिवर्तन लोगों का जीवन आसान बनाएंगे। सरकार ने कहा, देश के कानूनों का उल्लंघन करने पर सोशल मीडिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने पुद्दुचेरी में चुनाव तैयारियों की समीक्षा की है। उत्तराखंड के चमोली जिले में व्यापक बचाव अभियान फिर से शुरू। महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा, पहला इंडिया टॉय फेयर स्वदेशी खिलौना उद्योग को मदद करेगा। इसके साथ ही
समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।